और आज अपन एक टॉपिक पढ़ते हैं यहाँ, और ये कुछ शिक्षण टाइप का मान लो या एक टॉपिक है इसमें, परिवार। यहाँ से एक प्रश्न केवल आता है पेपर में, तो लिखते भी चलेंगे और समझते भी चलेंगे कि आखिर परिवार से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जो पेपर के लिए आपके लिए क्या रहेंगे, इम्पोर्टेंट रहेंगे समझना। परिवार से रिलेटेड एक प्रश्न जो है वो आता ही आता है। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट अगर बात कहें कि आपका जो फैमिली, आपका जो परिवार है, इसको आप अगर इंग्लिश में देखते हैं तो आप फैमिली कहते हैं, यानी कि इसी को अगर आप इंग्लिश में लेके जाएंगे तो इसको आप क्या कहेंगे, फैमिली कहेंगे। तो फिर पूछा यही जाता है कि आपका जो परिवार है वो आखिर किस शब्द से बना है। तो जो परिवार है वो आपका लैटिन भाषा का एक शब्द है फैमुलस। उस लैटिन भाषा के फैमुलस से जो है वो आपका क्या है, ये बना हुआ है। यानी कि लैटिन भाषा का ही एक आपका शब्द है फैमुलस। इस फैमुलस से जो है वो आपका परिवार क्या है, आपका बना हुआ है। फैमुलस से फैमिली, और फैमिली को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, परिवार। अब अगर फैमुलस की बात कहें तो इस फैमुलस का ही, वास्तव में फैमुलस का ही जो है वो आपके दो रूप चलते हैं। एक इसका व्यापक अर्थ पूछा जाता है कि फैमुलस का व्यापक अर्थ क्या है, और इस फैमुलस का ही संकुचित अर्थ पूछा जाता है कि आखिर फैमुलस का जो है वो संकुचित अर्थ क्या है, या संकुचित रूप में जो है वो फैमुलस किसको कहा जाएगा। तो जो आपका व्यापक रूप में अगर कोई फैमुलस कहता है कि व्यापक रूप में क्या है तो उसको समझते हैं, लेकिन अगर कोई संकुचित रूप में कहता है कि संकुचित रूप में फैमुलस क्या है, तो संकुचित रूप में फैमुलस का मतलब होता है नौकर। फैमुलस का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, नौकर होता है। यानी कि संकुचित अगर अर्थ कोई पूछे कि फैमुलस का संकुचित अर्थ क्या रहेगा, तो फैमुलस का जो संकुचित अर्थ रहेगा वो आपका क्या रहेगा, नौकर। लेकिन समस्या ये है कि अपने इंडिया के संदर्भ में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इंडिया के संदर्भ में ना तो संकुचित शब्द है फैमुलस का मतलब नौकर, और ना ही जो है वो आपका फैमुलस का कोई संकुचित शब्द जो है वो नौकर रहता है। यहाँ पर अपने यहाँ पर जो है इंडिया में फैमिली का मतलब व्यापक रूप में लिया जाता है, जिसको अपन व्यापक रूप में पढ़ते हैं। लेकिन विदेश वगैरह जो आपका है वहां पर फैमुलस का मतलब होता है एक प्रकार से जो है वो नौकर शब्द होता है, यानी कि इसको आप नौकर कह सकते हो, यानी कि संकुचित अर्थ में। तो फिर भारत के में रह रहे हैं अपन, तो भारत के संदर्भ में ही हमको पढ़ना है और उसी से मतलब रखना है। तो फिर भारत के संदर्भ में अगर कोई कहे जो व्यापक अर्थ है, उस व्यापक अर्थ के रूप में जो है वो किस किस रूप में हम इसको जानेंगे। तो यहाँ पर परिवार, ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है वो आपका परिवार ही आपका एक प्रकार से मुख्य एवं प्रमुख इकाई है। यानी कि यहाँ जो आपके भारतीय समाज में या आपके भारत में किस परिवार को किसके अंतर्गत रखा गया है, तो परिवार को मुख्य एवं प्राथमिक इकाई के अंतर्गत रखा गया है। ध्यान से समझना है, मुख्य एवं प्राथमिक इकाई के रूप में जो है वो माना गया है, या इकाई के रूप में जो है वो रखा गया है। या आप कह सकते हो कि परिवार जो है वो मुख्य एवं प्राथमिक इकाई है, सीधा सीधा कह दोगे। रखा क्या गया है, परिवार को क्या माना गया है, परिवार जो है वो क्या आपकी क्या है, मुख्य एवं प्राथमिक इकाई है। अगर पूछ लिया जाए कि भारत में जो है वो आपका परिवार जो है किसकी श्रेणी में आएगा, तो प्राथमिक इकाई की श्रेणी में जो है वो परिवार आएगा। हम सामाजिकरण पढ़ चुके हैं, आपकी ध्यान करो साइकोलॉजी की स्टेज को, और साइकोलॉजी में सामाजिकरण को अच्छे तरीके से समझें कि सामाजिकरण का मतलब क्या होता है। यानी कि बच्चा किस प्रकार से जो है वो आसपास की चीजों से परिचित होना प्रारंभ कर रहा है, किस प्रकार से जो है वो आसपास के लोगों से वो मिल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है। तो वो सबसे पहले अपने किसके संपर्क में आता है, परिवार के सदस्यों के संपर्क में। तो परिवार को हमने वहां पर क्या कहा था, सामाजिकरण की प्राथमिक इकाई कहा था। तो यहाँ पर भी यही कह रहे कि परिवार जो है वो आपकी मुख्य एवं क्या है, प्राथमिक इकाई है। लेकिन उसके बाद उसका जो आसपास पड़ोस, उसको भी हमने प्राथमिक इकाई में रखा, उसके माता पिता अभिभावक को भी प्राथमिक इकाई के अंतर्गत रखा। लेकिन अगर जब बच्चा विद्यालय गया तो वहां सामाजिकरण में हमने उस विद्यालय को किसके अंतर्गत रखा, द्वितीयक इकाई के अंतर्गत या गौड़ इकाई के अंतर्गत रखा। बात समझ पाए। तो यहां पर अगर बात करेंगे कि जो आपका परिवार रहेगा, इस परिवार की जब बात की जाएगी तो ये सबसे पहले तो मुख्य एवं प्राथमिक इकाई है। तो मुख्य एवं प्राथमिक इकाई क्यों, मुख्य एवं प्राथमिक इकाई इसलिए सबसे पहले तो मुख्य, क्योंकि बच्चे की शुरुआत आपकी किससे हुई है, परिवार से हुई है। सारी चीजें, चाहे वो उठना हो, चाहे बैठना हो, चाहे चलना हो, चाहे दौड़ना हो, चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, सारी चीजें कहां से सीखता है, परिवार से ही आपका क्या है, रह करके सीखता है। साथ में इसको प्राथमिक इकाई ही कहा गया है। क्यों, क्योंकि इसमें व्यक्तियों का आपस में सीधा व प्रत्यक्ष संबंध होता है। मतलब कोई इनडायरेक्टली संबंध नहीं है। आप विद्यालय में गए हो सकता आपको अपने मित्र से अप्रत्यक्ष संबंध
हो सकता कुछ बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनसे आपको कोई मतलब ही ना रहे, कुछ बच्चे जो आसपास बैठे हैं उनसे आपको मतलब हो, पता चला क्लास में ही पढ़ने वाले छात्र को हम जानते तक नहीं कि भैया ये कौन है, कहां से आता। लेकिन परिवार के जितने सदस्य रहेंगे, माता पिता रहेंगे, तो उनसे हमारा कैसा संबंध रहेगा, सीधा संबंध रहेगा या प्रत्यक्ष संबंध रहेगा। तो ध्यान रखना कि अगर यहां पर कहा जाए कि आपका जो परिवार है, यह परिवार जो है वो आपके एक प्रकार से परिवार जो है वो आपकी मुख्य एवं प्राथमिक इकाई है, और अगर इसको ये जोड़ के भी पूछ लें कि समाज की प्राथमिक एवं मुख्य इकाई कौन है, तो परिवार जो है वो समाज की प्राथमिक एवं मुख्य इकाई के रूप में जो है वो जाना जाता है। अब बात करें कि अगर जो आपका परिवार है वो प्राथमिक एवं मुख्य इकाई के रूप में जाना जा रहा है, या जिसको हम प्राथमिक या मुख्य इकाई कहते हैं, तो इसमें भी याद रखना है कि इसको आखिर प्राथमिक या मुख्य इकाई क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत या इसमें जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों में आपस में सीधा संबंध होता है। इसके अंतर्गत व्यक्तियों में सीधा या आप कह सकते हो प्रत्यक्ष संबंध होता है। यानी कि इसके अंतर्गत जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों में सीधा या प्रत्यक्ष क्या होता है, आपका संबंध होता है। इस कारण से इस परिवार को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक एवं मुख्य इकाई के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये प्राथमिक और द्वितीयक संबंध क्या है। जब चूंकि यहां पर पूछा गया है कि इसको हम प्रत्यक्ष संबंध कहते हैं, तो परिवार के रूप में संबंध भी दो प्रकार से चलते हैं। यानी कि जो आपके संबंध रहेंगे, इन संबंधों को भी परिवार के अंतर्गत हम दो रूपों में समझेंगे। एक आएगा आपका प्राथमिक संबंध के अंतर्गत, यानी कि जिसको हम कहेंगे कि भाई ये प्राथमिक संबंध है। दूसरा आएगा आपका द्वितीयक संबंध के अंतर्गत कि भैया ये हम क्या कहेंगे, आपको द्वितीयक संबंध कहेंगे। तो फिर अब आप याद रखना कि आपको किसको प्राथमिक संबंध कहोगे और किसको द्वितीयक संबंध कहोगे। जिनसे हमारा सीधा संबंध हो वो हमारे क्या है, किसके अंतर्गत आएंगे, प्राथमिक संबंध के अंतर्गत। लेकिन जिनसे हमारा सीधा संबंध नहीं, जिनसे हमारा अप्रत्यक्ष संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, वो आएंगे आपके द्वितीयक संबंध के अंतर्गत। तो फिर कैसे पता चला कि ऐसे तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो यहां देखते हैं जो आपका पिता है और पिता का जो पुत्र है, इन दोनों के मध्य में जो संबंध पाया जाएगा वो कैसा संबंध पाया जाएगा, प्राथमिक संबंध पाया जाएगा। क्योंकि पिता जो है वो डायरेक्ट किससे रिलेटेड है, पुत्र से। माता और पुत्र के मध्य में जो संबंध पाया जाएगा वो आपका क्या रहेगा, प्रत्यक्ष संबंध। पुत्री और माता के मध्य में जो संबंध रहेगा वो कैसा संबंध रहेगा, प्रत्यक्ष। दादा और पुत्र के, नाती के मध्य में भी जो संबंध रहेगा वो कैसा रहेगा, आपका प्रत्यक्ष संबंध। यानी कि सीधे जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर बात कहें यहां पर भैया लड़का है, देखना यहां पर भैया पुत्र है और ये जो है वो हमारे पापा के मित्र हैं, पापा के मित्र हैं कोई यादव जी। तो भैया पापा के जो मित्र हैं यादव जी, अब इन यादव जी से हमारा कोई संबंध नहीं, लेकिन फिर भी हमें उनसे नमस्ते करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि ये हमारे किसके मित्र हैं, हमारे पिताजी के मित्र हैं। तो इनसे हमारा सीधा संबंध नहीं, लेकिन फिर भी इनसे हमारा क्या है, अप्रत्यक्ष संबंध है। बात समझ पाई कि नहीं? आप विद्यालय में प्रवेश करते हो, समझना, जो कक्षा अध्यापक आपको पढ़ा रहा है उससे आप डायरेक्ट संबंध में हो। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी अध्यापक हैं विद्यालय में जो आपको कोई भी विषय नहीं पढ़ाते, फिर भी तुम उनसे नमस्कार करते हो, क्योंकि वो विद्यालय में अध्यापक है। तो जो टीचर तुमको पढ़ा रहे हैं उनसे तो तुम्हारा सीधा रिलेशन रहेगा, लेकिन जो नहीं पढ़ा रहे लेकिन चूंकि विद्यालय में तो है, उनसे तो तब भी तो तुम नमस्ते करोगे। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो ध्यान रखना है, चूंकि उसको यहां जोड़ मत देना। यहां केवल परिवार की बात चल रही हो, परिवार में प्राथमिक द्वितीयक संबंध है, तो प्राथमिक संबंध में किसको रखेंगे हम, केवल पिता पुत्र को रखेंगे, माता पुत्र को रखेंगे, उसके पुत्री माता को रखेंगे, यानी कि इन लोगों को इसके अंतर्गत रखेंगे, प्राथमिक संबंध के अंतर्गत। बाकी के जो रहेंगे उन सबको हम किसके अंतर्गत रख देंगे, द्वितीयक संबंध के अंतर्गत। कोई रिश्तेदार हुआ, हमारे ताऊ हुए, हमारे मामा हुए, कोई भी हुए, उनसे हम किसके माध्यम से जुड़े हैं, अपनी मम्मी या पापा के माध्यम से। बात समझ पाए? भैया हम नाना या नानी के घर गए तो हम थोड़ी ना नाना नानी को सीधा जानते थे, मम्मी के माध्यम से हमने नाना नानी को जानना सीखा। बात समझ पाए? तो यहां पर जो है वो बाकी के लोग जो है वो किसके अंतर्गत आएंगे, द्वितीयक संबंध के अंतर्गत आएंगे, या इनको हम क्या कहेंगे, द्वितीयक संबंध कहेंगे। अब बात करें यहीं पर, अगर देखा जाए जो आपका परिवार है, उस परिवार में जरूरी नहीं कि केवल माता पिता है। आपका परिवार है तो परिवार में माता पिता भी हो सकते, माता पिता के साथ साथ घर के और सदस्य भी हो सकते, हो सकता दादा दादी भी हो, भाई बहन भी हो, चाचा चाची भी हो, कई लोग जो है वो परिवार के क्या रहेंगे, सदस्य रहेंगे। तो इसी के तहत थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर परिवार जो है उसके अंतर्गत
प्रकार पूछा जाता है कि कौन कौन से परिवार के प्रकार जो है वो आपके चलते हैं, उन्हीं प्रकारों के आधार पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर किस प्रकार से जो है वो आपका ये संबंध रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहां आगे पढ़ लेंगे तब समझना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं परिवार के प्रकार। पहले इंपॉर्टेंट ही चीजें पढ़ लें जो की जाती हैं, परिवार के प्रकार। अब परिवार के प्रकार की अगर बात कहें तो दो प्रकार ही परिवार के जो है वो जाने गए हैं। कौन कौन से? पहला प्रकार आपका जो जाना गया है वो है आपका संयुक्त परिवार। पहला प्रकार जो जाना गया है वो क्या है? आपका संयुक्त परिवार। दूसरा प्रकार यहां पर है वो आपका किसके अंतर्गत आता है? एकल परिवार। यानी कि पहला प्रकार जो है वो संयुक्त परिवार है और दूसरा प्रकार जो है वो आपका क्या है? एकल परिवार। यानी कि संयुक्त प्रकार और एकल परिवार के अंतर्गत जो है वो दो रूप में जो है वो आपका परिवार बटा हुआ चलता है। पहले ओरली समझते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हम सारे पॉइंट जो है वो आपको लिख के भी समझा देंगे। ठीक है ना, हम लिख भी देंगे, पहले सुन लेते हैं, समझ। संयुक्त परिवार किसे कहेंगे? देखा हो आपने, प्राचीन समय से परंपरा चली आ रही। आपने देखा होगा कि एक ही छत के नीचे भैया हमारे दादाजी रह रहे, हमारी दादी रह रही, हमारे चाचा रह रहे, हमारे ताऊ रह रहे, हमारे मम्मी पापा रह रहे और हम भी उसी परिवार के अंतर्गत रह रहे। यानी कि एक प्रकार से कंबाइंड फैमिली, संयुक्त परिवार, जिसमें हम सभी लोग एक साथ ही रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही रसोई से बना हुआ भोजन करते हैं, एक ही रसोई में क्या किया जाता है? खाना पकाया जाता। ऐसे परिवार को किसकी श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं? हम संयुक्त परिवार के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि संयुक्त परिवार जो है ये नहीं कि केवल आज और कल से, जिसमें कौन रह रहा हो? जिसमें भैया हमारे दादा दादी रह रहे हो, जिसमें हमारे माता पिता रह रहे हो, जिसमें हमारे चाचा चाची रह रहे हो, जिसमें हम रह रहे हो, यानी कि मैं रह रहा हूं, मैं मतलब है पुत्र रह रहे हो, पुत्री रह रही हूं, यानी कि साथ में इनके चाचा के लड़के, इनकी चाचा के लड़के या चाचा की लड़की भी रह रही हो साथ में। बात समझ पाए? यानी कि ये जो परिवार है वो आपका किसके अंतर्गत आएगा? संयुक्त परिवार के अंतर्गत आएगा। आप कह सकते हैं कि किस परिवार को संयुक्त परिवार कहेंगे? जिसमें दादा दादी हो, माता पिता हो, चाचा चाची हो, पुत्र पुत्री हो, चाचा चाची के लड़का लड़की हो, उस परिवार को हम कैसा परिवार कहेंगे? तो संयुक्त परिवार कहेंगे। साथ में एक ही छत के नीचे सभी लोग क्या करते हो? रहते हो, और एक ही रसोई से बना हुआ क्या करते हो? खाना खाते हो। ये किसकी विशेषता है? ये संयुक्त परिवार की विशेषता है। लेकिन अगर कोई कहे कि भैया एकल परिवार, तो एकल परिवार में कहता है कि एकल परिवार में तो केवल गिनती के लोग रहेंगे। क्या हो? केवल और केवल आपके जो रहें वो केवल माता हो, पिता हो और उनके अविवाहित बच्चे हों। अविवाहित क्या हो? बच्चे हों। मतलब ये कि आपके जो माता पिता हैं और उनके सिर्फ अविवाहित बच्चे, मतलब जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। यहां पर अगर दादा दादी थे और माता पिता की अगर लड़के की शादी हो गई तो अब नहीं रहेगा वो आपका संयुक्त एकल परिवार, अब वो संयुक्त परिवार के अंतर्गत आ जाएगा। भले ही तुम कहोगे भैया मैं तो केवल मैं हूं, मतलब मैं अकेला हूं, मेरी पत्नी है, दादा है और मेरे पिताजी हैं, नहीं कि जो मेरे पिताजी हैं और मेरी माताजी हैं, हम तो गिनती के 4 सदस्य हैं, तुम्हारा तो एकल परिवार होगा। नहीं, तब भी आपका किसके अंतर्गत आएगा? संयुक्त परिवार के अंतर्गत। क्योंकि एकल परिवार में किसको माना गया है? माता पिता और उसके अविवाहित बच्चों को। आप देखते हो जैसे ही बच्चे की शादी होती है तो आप अपन लोग तो मतलब आप लोग तो नहीं, लेकिन आप देखोगे आसपास के क्षेत्रों में राशन कार्ड बनता है। राशन कार्ड में आपका एक राशन कार्ड है, तो अगर आप संयुक्त परिवार से आते हो, एक ही परिवार में जुड़े हुए तो ठीक हो, नहीं तो अगर आपकी शादी हो गई है तो फिर आप क्या कर सकते हो? अपने लिए पृथक राशन कार्ड भी क्या कर सकते हो? बनवा सकते हो। दादा दादी भी अलग रह सकते, उनका लड़का पहला दूसरा तीसरा जितने लड़के हैं चारों के चारों लड़के अलग अलग रह सकते, चारों के राशन कार्ड भी क्या कर सकते? अलग अलग बन सकते, क्योंकि वो फिर सिंगल एकल परिवार का क्या रहेगा? रूप रहेगा। अगर आप संयुक्त परिवार रहते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप संयुक्त परिवार में रहो, एक ही राशन कार्ड रहेगा। लेकिन अगर चाहो तो आप एकल परिवार के रूप में भी क्या कर सकते हो? रह सकते हो। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो यहां पर जो एकल परिवार है उस एकल परिवार में केवल माता पिता हो और उनके अविवाहित बच्चे हो, वो किसके अंतर्गत आएंगे? आपके एकल परिवार में। साथ में अगर उनके में से किसी की भी शादी हो जाती है, माता पिता उनके किसी एक भी बच्चे की शादी हो जाती है, किसी लड़के की शादी हो जाती है, तो फिर वो आपका क्या परिवार हो जाएगा? संयुक्त परिवार हो जाएगा। अब यहां देखना जरूरी थोड़ी है कि यही कहेगा कि संयुक्त परिवार किसे कहेंगे? जिसमें दादा दादी हो, माता पिता हो, चाचा चाची हो। देखना
ये भैया मान लो ये हम हैं, ये पुत्र पुत्री हैं, ये हमारे माता पिता हैं, ये हमारे दादा दादी हैं। तो भैया ये जो है, ये आपकी जो चल रहा है पुत्र पुत्री, इनके चाचा के लड़का लड़की और ये इनके लड़का लड़की है, ये एक जनरेशन कहलाएगी, मतलब ये एक पीढ़ी के लोग कहलाएंगे। ये बात तो सहमत हो इस बात से कि ये एक पीढ़ी के लोग। इनसे ऊपर वाले जो माता पिता हैं ये दूसरी पीढ़ी के लोग हैं, यानी कि ये सेकंड जनरेशन है, इनकी द्वितीय पीढ़ी है। इनके और ऊपर जाओ तो दादा दादी हैं, हो सकता है दादा दादी के कोई हमारे काका काकी हो, नाना नानी हो, तो ये आपके किसके अंतर्गत आएंगे, ये थर्ड जनरेशन के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद परदादा परदादा ही चले गए तो फोर्थ जनरेशन पर हम पहुंच गए। बात समझ पाई कि नहीं? मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी रहेगी। तो पेपर में जो पूछा जाता है वो इस प्रकार नहीं पूछा जाता। वो कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक पीढ़ियां एक ही छत के नीचे एक ही रसोई से बना खाना खाते हैं या एक ही रसोई से खाना पकाते हैं, ऐसे परिवार को क्या कहा जाएगा? ऐसे परिवार को जो है वो संयुक्त परिवार कहा जाएगा। क्यों? ये एक या एक से दो या दो से अधिक पीढ़ी के लोग। तो जब दो या दो से अधिक पीढ़ी के लोग रह रहे हों तो वह आपका परिवार क्या आएगा? निश्चित सी बात है कि वो किसके अंतर्गत आएगा? संयुक्त परिवार के अंतर्गत आएगा। यानी कि इसमें दो से अधिक, आप कह सकते हो दो या दो से अधिक पीढ़ी के लोग एक ही छत के नीचे रह रहे हो। इसमें दादा दादी की अलग पीढ़ी है, माता पिता की अलग पीढ़ी है, और भैया हमारी जनरेशन अलग है। बात समझ पाए? तो इसको अब लिखने का तरीका देख लेते हैं कि आखिर क्या है, उसी के आधार पर जो है वो समझ लेंगे ताकि आप समझ पाओ। देखना, आप संयुक्त परिवार के लिए एक लाइन लिखें तो इसको अगले ही पेज पर लिख लेते हैं। संयुक्त परिवार देखना, तो परिवार में पहली कैटेगरी है और संयुक्त परिवार को देखते हैं कि संयुक्त परिवार में क्या क्या जो है वो आपका थ्योरिकल पॉइंट बन सकते हैं, उनको लिख लेते हैं। देखो, दो या दो से अधिक पीढ़ी के लोग, यानी कि आपके ये उसमें बन के आते हैं विकल्पों में कि संयुक्त परिवार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो जब दो या दो से अधिक पीढ़ी के लोग रहेंगे तो वो किस में रहेंगे? वो आपकी एकल परिवार में नहीं, वो आपके संयुक्त परिवार में रहेंगे। ठीक है ना? दो या दो से अधिक पीढ़ी के लोग एक ही छत के नीचे, एक ही छत के नीचे, एक ही छत मतलब एक ही मकान के नीचे, यानी कि एक ही छत के अंदर, यानी एक ही मकान के अंदर नीचे एक ही रसोई, एक ही रसोई से पका खाना खाते हैं, एक ही रसोई से पका खाना खाते हैं, तो वह एक ही रसोई से पका खाना खाते हैं तो वह आपका संयुक्त परिवार के अंतर्गत आता है। ठीक है ना? इसमें एक दो लाइन और लिख लेते हैं। वे परस्पर अधिकारों व उत्तरदायित्वों से बंधे होते हैं। यानी कि ये परस्पर किससे बंधे होते हैं? तो परस्पर अधिकारों व उत्तरदायित्वों से क्या होते हैं? बंधे होते हैं। यानी कि आपस में एक दूसरे से उत्तरदायित्वों से वह आपके किससे बने रहेंगे? अधिकारों से जो है वो बने रहेंगे। अब ये कैसे, मतलब क्या उत्तरदायित्व और क्या आपका जो है वो आपका अधिकार है? तो आप भी जानते हो कि परिवार है तो दादा दादी हैं, दादा दादी के बाद वो दादा दादी रहे होंगे वो उस टाइम पर माता पिता रहे होंगे, उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की होगी। आज जो माता पिता हैं वो हमारी परवरिश कर रहे हैं, हम जब होंगे तो हमारे जो बच्चे होंगे हम उनकी परवरिश करेंगे। यानी कि एक दूसरे के उत्तरदायित्वों से क्या है? बंधे हुए हैं। भाई जब हम छोटे थे और हम सड़क पार नहीं कर पाते थे तो पिताजी या माताजी या दादा दादी ही तो हमको सड़क पार कराते थे। यानी कि एक दूसरे के उत्तरदायित्वों से क्या रहते हैं? आपके बने रहते हैं। और सबका अपना अपना क्या रहता है? अधिकार रहता है। माता पिता, उनका परिवार में क्या अधिकार है, बच्चे हैं उनका परिवार में क्या अधिकार है, और दादा दादी हैं तो उनका भी परिवार में क्या अधिकार है। यानी कि सारे लोग एक दूसरे से अधिकार व उत्तरदायित्वों से बने रहते हैं। अब अगर बात करें यहीं पर, अगर देखें कि किस प्रकार के अंतर्गत इनको आप कहोगे, तो देखना, ये वैसे भी हम तुम्हें समझा चुके हैं लेकिन यहां पर फिर लिख दे रहे, जो आपके दादाजी रहेंगे और दादा दादी जी, ये आपकी एक पीढ़ी के हो गए। ठीक है ना? मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो कि संयुक्त परिवार में कौन कौन आएगा, तो हम सब लिख दे रहे, माता पिता,
चाचा चाची, आपकी बुआ, ये विकल्पों में पूछे गए हैं कि संयुक्त परिवार के अंतर्गत कौन आएगा। चाचा चाची, दादा दादी, माता पिता, बुआ, आपके विवाहित विवाहित व अविवाहित बच्चे, अविवाहित बच्चे, यानी कि विवाहित अविवाहित बच्चे, बुआ, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, ये सभी लोग यानी कि विवाहित व अविवाहित बच्चे, ये सभी लोग क्या रहते हैं साथ। ऐसे ही परिवार को हम क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। और यही आपस में एक दूसरे से किससे बंधे रहते हैं, उत्तरदायित्वों से जो है वो बंधे रहते हैं। इसको आपको याद रखना है। चलिए अब संयुक्त परिवार के कुछ गुण, लेकिन अभी संयुक्त परिवार के गुण, हाँ पहले संयुक्त परिवार के गुण ही पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो आप एकल परिवार के गुण पढ़ेंगे, या एकल परिवार पढ़ लेते हैं फिर एकल परिवार के गुण पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चलिए पहले एकल परिवार पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए एकल परिवार और पढ़ लेते हैं, फिर एकल परिवार के गुण अलग पढ़ लेंगे, संयुक्त परिवार के गुण अलग पढ़ लेंगे। देखना एकल परिवार और पढ़ लें। एकल परिवार किसे कहेंगे, तो सबसे पहला तो यही कई बार पूछा गया है, संयुक्त परिवार का बिगड़ा हुआ स्वरूप, यानी कि संयुक्त परिवार का बिगड़ा हुआ स्वरूप ही, यानी कि जो आपका संयुक्त परिवार है उस संयुक्त परिवार का बिगड़ा हुआ स्वरूप ही क्या कहलाता है, आपका एकल परिवार कहलाता है। यानी कि एकल परिवार के अंतर्गत क्या रहेगा, तो संयुक्त परिवार का बिगड़ा हुआ स्वरूप ही आपका किसके अंतर्गत आएगा, एकल परिवार के अंतर्गत आएगा। फिर अगर कहें कि इसकी अगर परिभाषा कोई कहे या किसको परिभाषा मानेंगे आप, तो माता पिता व उनके अविवाहित बच्चे। कई बार ये लाइन पेपर में पूछी गई है, एकल परिवार में क्या माता पिता के साथ विवाहित बच्चे भी आते हैं कि अविवाहित बच्चे भी आते हैं कि विवाहित बच्चे आते हैं, तो सिर्फ केवल कौन आते हैं, तो केवल उनके अविवाहित बच्चे ही है आपके शामिल होते हैं। एक ही छत से, एक ही छत के नीचे रहकर एक ही रसोई से खाना खाते हैं, या खाना एक ही रसोई से पका हुआ, एक ही रसोई से पका हुआ खाना खाते हैं। तो ध्यान रखना कि संयुक्त परिवार का बिगड़ा हुआ स्वरूप ही एक प्रकार से एकल परिवार के अंतर्गत आता है। माता पिता उनके अविवाहित बच्चे एक ही छत के नीचे रहकर एक ही रसोई से क्या करते हैं, पका हुआ खाना खाते हैं। तो उसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, एकल परिवार के अंतर्गत रखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से और जो पॉइंट हैं वो आपके इंपॉर्टेंट है इसमें। देखना अब इसमें बताने की जरूरत है नहीं कि आपके जो माता पिता हैं या आपका जो है वो आपका किस प्रकार के रूप में जो है वो आपका आएगा। चलिए देखना सर, समझना। एक मिनट,
चलिए सर सुनना, अब इसी में थोड़ा सा और चलते हैं कि परिवार के जो गुण हैं उनको ले लेते हैं। तो सबसे पहले संयुक्त परिवार के गुण। कुछ गुण लिख लेते हैं, उसको ही समझ लेते हैं। देखिए, इसको हम समझाते हैं, बस एक मिनट। देखना सर, ठीक है सुनो। संयुक्त परिवार के गुण देखते हैं। संयुक्त परिवार में कौन कौन से गुण हैं देखो। सबसे पहला है कि संयुक्त परिवार में जो बच्चों का पालन पोषण है वह उचित तरीके से होता है। अब बच्चों के पालन पोषण उचित तरीके से होता है, इसका मतलब क्या? बच्चों के पालन पोषण का उचित तरीके का मतलब है, अगर कोई संयुक्त परिवार है उसमें माता पिता हैं, चाचा चाची हैं, दादा दादी हैं, तो बच्चा कभी अकेला होगा ही नहीं। ऐसा कभी अवसर नहीं आएगा कि बच्चा जो है वो अकेला है। वही बच्चे को अकेला खेलने का अवसर कब मिलेगा? जब माता पिता दोनों के दोनों परिवार में एकल परिवार है, माता पिता है और सिर्फ बच्चा है। तो माता पिता हो सकता दोनों अगर जॉब करते हैं या नहीं भी जॉब करते हैं, अगर पिता जॉब करता है या माता जॉब करती हैं, तो ये दोनों में से कोई एक बाहर चला गया, एक की जिम्मेवारी बच्चे के पास रही। या हो सकता दोनों चले गए तो फिर बच्चे की जिम्मेवारी जो है वो किसी और के हाथों में सौंप दी गई। तो इस कंडीशन में बच्चे को संपूर्ण समय, भाई बच्चा चाहता है कि अगर वो दादाजी के संपर्क में आएंगे तो दादाजी से कुछ सीखेगा, भैया के संपर्क में आएगा तो भैया से कुछ सीखेगा, चाचा चाची के संपर्क में आएगा तो चाचा चाची से कुछ सीखेगा। यानी कि जिस जिस के संपर्क में आएगा किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखेगा। और जब 10 लोगों के बच्चा संपर्क में आएगा तो उसका बेहतर क्या होगा? सामाजिकरण भी होगा।
सामाजिकरण कब अच्छा होगा? जब शुरुआत से ही उसके आसपास जो है वो सदस्य अधिक पाए जाएं। अब भैया एक बच्चे को तुम कमरे में बंद कर दो और उसको किसी से ना मिलने जुलने दो, तो क्या उसका सामाजिकरण बेहतर तरीके से हो पाएगा? जवाब है नहीं। तो बेहतर सामाजिकरण के लिए संयुक्त परिवार अच्छा माना गया है। कि अगर पूछ ले कि बेहतर सामाजिकरण कहां होगा, एकल परिवार में या संयुक्त परिवार में, तो संयुक्त परिवार में बेहतर सामाजिकरण होगा। क्यों? साथ में बच्चों का जो पालन पोषण है वह भी उचित तरीके से हो जाएगा। भैया मम्मी पापा को टाइम नहीं है, व्यस्त हैं किसी कार्य में, पता चला चाचा चाची ने उनको खाना दे दिया, पता चला घर में सभी लोग काम में व्यस्त हैं तो दादा दादी उनकी देखभाल कर रहे हैं, यानी कि बच्चे का जो पालन पोषण है वो भी क्या हो जाता है? उचित तरीके से हो जाता है। धन का संचय, धन जो है वो एक जगह इकट्ठा रहता है, कलेक्ट रहता है मुखिया के पास। परिवार का जो मुखिया रहेगा उस मुखिया के पास धन क्या रहेगा? आपका कलेक्ट रहेगा, इकट्ठा रहेगा, धन का क्या रहेगा? संचय रहेगा। क्योंकि एकल परिवार में क्या होता है कि भैया हमारे पास पैसा है तो हम केवल दोनों लोग जितना चाहे हम क्या करेंगे? कमाएंगे, जो मर्जी चाहे वो क्या करेंगे? खर्च करेंगे। यहां पर जो है वो आपके खर्च करने पर कुछ पाबंदियां रहती हैं, क्योंकि धन का संचय केवल एक ही व्यक्ति के पास रहेगा, वो कौन रहेगा? परिवार का मुखिया। दूसरा, इसमें ऐसा नहीं कि इसमें गुण ही गुण हैं, इसमें कुछ दोष भी हैं। दोष क्या है? तो व्यक्तित्व के विकास का स्वतंत्र अवसर नहीं मिलता, यानी कि किसी व्यक्ति के विकास का यहां पर स्वतंत्र अवसर जो है वो नहीं मिल पाता। अब स्वतंत्र अवसर का मतलब क्या? जैसे कि किसी की सपोज दैट किसी व्यक्ति की नई नई शादी हुई और संयुक्त परिवार है, कंबाइंड फैमिली है। अब वो चाहते ही है भैया उसकी पत्नी की वो जाके कोई काम करे, जॉब करे, बाहर किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण ले ले, कोई ट्रेनिंग ले ले, तो घर की परंपराएं जो संयुक्त परिवार है उनको ये कार्य करने से क्या करेगी? मना करेगी। बात समझ पाए कि नहीं भाई? अगर कोई संयुक्त परिवार है, उसमें जो लड़की आई है वो होशियार है पढ़ने में, या वो किसी अन्य कार्य को करना चाहती है, वो चाहे छोटा मोटा ही कोई व्यवसाय करना चाहे, लेकिन परिवार का संयुक्त परिवार होने की वजह से हो सकता उसको अपने कार्य करने की क्या नाम हो? स्वतंत्रता ना मिले। हो सकता वो सिंगिंग में ही अपना कैरियर बनाना चाहती हो सकता वो नृत्य में ही अपना कैरियर बनाना चाहती हो, तो निश्चित सी बात है कि उसको अपने व्यक्तित्व, यानी कि जो भी व्यक्ति रहेगा उसके व्यक्तित्व के विकास को स्वतंत्र अवसर संयुक्त परिवार में नहीं मिल पाता। आप समझ पाए? तो ये दोष भी है। कार्य व्यवहार में उत्तेजना की जगह कला है। अकेला रहेगा तो भैया ये काम हमको अकेले ही करना है, तो व्यक्ति में उत्तेजना रहेगी कि इस काम को खत्म करें, दूसरा है, इस काम को खत्म करें, फिर अन्य काम है। लेकिन जब परिवार में जितने सदस्य रहेंगे, वो सोचेगा ये काम कर ले, वो सोचेगा दूसरा कर ले, वो सोचेगा तीसरा कर ले, तो उत्तेजना की जगह पर क्या रहेगी? परिवार में आपसी कलह रहेगी, निराशा रहेगी। साथ में अगर कहें सदस्यों में आलस, एक दूसरा, मतलब अगर एक व्यक्ति काम नहीं कर रहा तो दूसरा भी उसको देख के क्या करेगा? भाई हम क्यों काम करें? तो एक दूसरे को देख करके क्या रहेगा? सदस्यों में आलस का भाव भी रहेगा। तो ध्यान रखना कि ये परिवार के कुछ गुण हैं और ये परिवार के क्या हैं? कुछ दोष। ये संयुक्त परिवार है और संयुक्त परिवार के कुछ गुण हैं और कुछ आपके दोष इसके अंतर्गत शामिल हैं। इसी प्रकार से अब जो एकल परिवार है, इस एकल परिवार के कुछ गुण और दोष लिख लेते हैं ताकि सारे पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है ना? एकल परिवार के कुछ एकल वो परिवार है, उस एकल परिवार के कुछ गुण लिख लेते हैं और फिर इस एकल परिवार के दोष लिख लेंगे। देखो, अगर इस एकल परिवार के गुण कहें तो पहला, सबसे पहला तो व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण अवसर या संपूर्ण अवसर। मतलब यहां पर तुम्हें नृत्य सीखना, नृत्य सीखो, सिंगिंग गाना सीखना, गाना सीखो, तुम्हें कोई अन्य कार्य करना सीखना, अन्य कार्य करना सीखो, इसमें किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। यानी कि आप क्या कर सकते हो? एकल परिवार में व्यक्तित्व के विकास का क्या रहता है? संपूर्ण अवसर रहता है, किसी प्रकार की कोई रोका टोकी नहीं। चलिए समझना, यहां पर कलह भी कम रहेगा, परिवार में आपसी द्वेष भी कम रहेगा, ये सब रहेगा, कलह रहेगा, द्वेष रहेगा, संघर्ष भी क्या रहेगा? आपका कम रहेगा। ये कोई है ही नहीं तो तुम किसी से क्या संघर्ष करोगे? बात समझ गए? तो मेन पॉइंट केवल यही है कि व्यक्तित्व का विकास जो है वो पूछा जाता है, लेकिन इसके दोष भी कई हैं।
ये नहीं कह सकते कि इस एकल परिवार के दोष नहीं है। तो दोष देख लेते हैं कि दोष क्या क्या है। सबसे पहला, बच्चों का उचित पालन पोषण नहीं, क्योंकि माता पिता दोनों बाहर गए, सपोज दैट दोनों जॉब कर रहे, या पता चला कोई ज्यादा काम है परिवार में, आज जो है वो अधिक लोड पड़ गया है, तो फिर निश्चित सी बात है कि बच्चे की देखभाल उस टाइम पर कौन करे। हो सकता है बच्चे को सुबह कुछ खिला दिया तो दिन भर हम काम में बिजी रहे, टाइम ही नहीं मिला, सीधा शाम को बच्चे को देख पाए। तो यहां पर जो है वो परिवार में, एकल परिवार में बच्चे का उचित पालन पोषण नहीं हो पाता। दूसरा देखना, संकट की स्थिति के समय दयनीय स्थिति। ये क्या भाई, पता चला पिताजी बीमार पड़ गए, माताजी या बीमार पड़ गई, या माता पिता दोनों बीमार पड़ गए, अब क्या करें? बात समझ गए? फिर वो एक अलग बात है सर, दोनों बीमार पड़ गए, कोई एक बीमार पड़ गया, आस पास पड़ोस हुए, रिश्तेदार हुए, मित्र हुए, ये सब साथ दे देते हैं, लेकिन सर परिवार रहता है तो बात अलग रहती है। बात समझ में? तो यहां पर संकट की स्थिति के समय जो है वो स्थिति क्या हो जाती है? दयनीय। यानी कि आपको फिर किसी अन्य व्यक्ति की क्या लेनी पड़ेगी? हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये आपका जो है वो क्या है, ये भी दोष के अंतर्गत जो है वो क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। तीसरा है धन का अपव्यय। धन का अपव्यय, धन के अपव्यय का मतलब है कि अब यहां पर मन मर्जी, जहां पर हमारा मन चाहा वहां पर हमने क्या कर दिया? पैसा खर्च कर दिया। ना तो किसी प्रकार की कोई रोक टोक है, ना ही कोई पूछने वाला है, और ना ही हम किसी को बताने वाले कि हमने कहां पर किस प्रकार का पैसा क्या किया है, खर्च किया है। तो यहां पर तीसरा जो रहेगा, धन का अपव्यय भी आपका कहां होता है? एकल परिवार में अधिक होता है। बात समझ पाए? चलिए अब यहां पर थोड़ा सा और समझते हैं कि दो तीन एक पॉइंट और समझ लेते हैं, फिर बाकी की जो बातें रहेंगी वो कल। चलिए देखें, एक प्रश्न जो है वो और आपका बनता है इसी में, इसी के आधार पर, परिवार वृक्ष के आधार पर पूछा जाता है कि परिवार वृक्ष जो है वो कितने प्रकार के हैं। तो परिवार वृक्ष जो है वो दो प्रकार के आते हैं। एक आता है आपका संयुक्त वृक्ष, या जिसको आप संयुक्त परिवार कहेंगे, जिसको आप संयुक्त परिवार के अंतर्गत कहेंगे, और दूसरा आएगा आपका एकल वृक्ष, जिसको आप एकल वृक्ष कहेंगे। आप यहां वृक्ष भी लिख लें तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक प्रकार से संयुक्त परिवार संयुक्त परिवार संयुक्त वृक्ष के अंतर्गत आएगा, एकल परिवार जो है वो एकल वृक्ष के अंतर्गत आएगा। तो यहां पूछा जाता है कि जो आपका देखना किस प्रकार से जो है वो संयुक्त वृक्ष है। जैसे भैया ये दादा थे और ये हमारी कौन थी? दादी जी थी। अब पता चला कि दादाजी जो थे, इन दादाजी के जो लड़के हुए वो हमारे माता पिता हैं, जो दादाजी के लड़के हैं मतलब इनके लड़के हैं वो हमारे माता पिता हैं, और हम उनके क्या हैं? बच्चे हैं। चाहे वो विवाहित हों या अविवाहित हों, हैं तो आखिर हम बच्चे ही, यानी कि विवाहित बच्चे हों या अविवाहित हों। अगर कहा जाए जरूरी नहीं, हो सकता है इनके कोई दूसरे लड़का हो, तो वो दूसरे जो लड़का होंगे वो चाचा रहेंगे, उनकी शादी होगी तो भैया चाची होंगे, उनके जो बच्चे रहेंगे तो वो हमारे जो चाचा चाची के क्या होंगे? आपके बच्चे होंगे, तो वो हमारे क्या होंगे? भाई होंगे, लेकिन वो हमारे चाचा चाची के लड़के होंगे। साथ में हो सकता है, जरूरी थोड़ी है, इनकी लड़की हुई तो वो हमारी क्या होगी? बुआ होगी, उनकी शादी हुई तो वो फूफा होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनकी भी बच्चियां होंगी। यानी एक प्रकार से जो है वो आपका कैसा बनता जा रहा है? ये आपका जो है वो आपका, जैसे नहीं यहाँ पर कोई जड़ थी, ये इस प्रकार से क्या कर गई है? फैल गई है कई शाखाओं में। तो इसको कहा जाता है संयुक्त वृक्ष। इसको ही कहा जाता है क्या? संयुक्त वृक्ष। और ये किससे बनता है? तो संयुक्त परिवार से जो है वो बनता है। फिर दूसरी तरफ यहां आए तो ये एकल वृक्ष है। एकल वृक्ष जो है वो किससे बनता है? तो एकल परिवार से बनता है। जैसे माता पिता रहेंगे, इन माता पिता के जो है वो बच्चे रहेंगे, तो ये बच्चे जो है वो अविवाहित बच्चे, यानी कि जो माता पिता रहेंगे उन माता पिता के अविवाहित बच्चे रहेंगे, वो किसके अंतर्गत आएंगे? एकल वृक्ष के अंतर्गत आएंगे। तो ध्यान रखना,
इसके अंतर्गत केवल किसको रखेंगे, इनको रखेंगे, अविवाहित बच्चे और उनके माता पिता को। ठीक है, तो ये किसके अंदर एकल वृक्ष, ये संयुक्त वृक्ष। ये पेपर में दो जो है वो पूछे जाते हैं कि किसको आप एकल वृक्ष कहेंगे और किसको आप संयुक्त वृक्ष कहेंगे। यहां तक इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद जो चीजें रहेंगी इसकी जो छूट गई वो हम तुम्हें कल पढ़ा देंगे। ठीक है, फोटो खींचते हो आप लोग।